तो नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल, ठीक। So let's recall, suppose there's a uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इंडक्शन बी है, इससे एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैरिंग करंट आई ऑफ लेंथ एल। इस पे फोर्स लगेगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा क्या? विल दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स? यस, लगाएगा। क्या फॉर्मूला था? F1 BIL साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, साइन 91। तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है उत्कर्ष, सॉरी कीर्तन, ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, बाकी ये कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। बी क्या है? अब ये बताओ इस पर डायरेक्शन। हाँ, क्या बोल रहा है? बी इज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, वैसे बी मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ। तो एम से क्यों? आई इज करंट, एल इज लेंथ। अब यार ये सब सवाल मत कर यार, है उसमें और भी, एम भी आएगा, मैग्नेटाइजेशन वर्ड यूज होता है नेक्स्ट चैप्टर में। एनीवेज वहां पहुंचेंगे अपन। सो बी आई एल साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, दोनों में साइन 91 हो गया, ये फोर्स हो गया। किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा? दिस फोर्स विल एक्ट इन विच डायरेक्शन? बोलो। तो साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? लिस्ट ने कहा कंडक्टर और फील्ड के। ये रहा कंडक्टर, ये रहा फील्ड, एंगल 90 डिग्री। मिथिलेश ने बोला आउटसाइड। लेट्स सी, ये रहा, हाँ ये रहा वेलोसिटी, ये रहा बी, तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ, या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, फोर फिंगर फॉर फील्ड, थंब फॉर थ्रस्ट, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसा ऊपर की तरफ, राइट? वो नॉस्टैल्जिया सर। इसके बाजू में एक दूसरा, क्या बोल रहा है? हाँ याद तो है तुझे, नॉस्टैल्जिया। हाँ, तो ये रहा एक दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर विच इसके पैरेलली, उसके पैरेलल रखा हुआ है, ठीक। किसके? करंट कैरिंग, जो पहला कंडक्टर है उसके पैरेलल एक और कंडक्टर रखा, सब कुछ सेम है, एल लेंथ है, आई करंट है, बट डायरेक्शन उल्टा है, ऐसा। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? F2 से डिनोट कर देता हूँ, ये है F1, ये इस पे जो फोर्स है F2 भी उतना ही लगेगा BIL, बट किधर, किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। अंदर की तरह, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, फोर फिंगर फॉर थंब फॉर थ्रस्ट। तो पढ़ाई था ना सर, एक कोई भी एक दिन का अलग कर दोगे तो फोर्स अलग लग जाएगा। हमने पढ़ाई था ना सर, कोई भी एक कंपोनेंट चेंज कर दोगे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, तो फोर्स चेंज हो जाएगा। हाँ, एक को भी रिवर्स किया तो फोर्स रिवर्स होना ही, ठीक है, शॉर्टकट ये। तो ये हो गया, तो फोर्स लग रहा है BIL बट अंदर की तरफ। Now imagine this was a part of the coil which was wounded on some core, and this was one branch through which current enters and this is other branch through which current leaves. एक साइड से करंट अंदर आ रहा है, एक साइड से करंट बाहर जा रहा है। तो ये अगर ऐसी कुछ कहानी होती, ये एक कोर के ऊपर वूंड किया होता है, ऐसा एक कोर है जिसके ऊपर इसको वूंड किया है, तो इस पूरी चीज पे नेट फोर्स कितना लगता था? व्हाट वुड बी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? जीरो। टोटल फोर्स इस पे लगता था जीरो, बट टॉर्क लगता था, ये रोटेट कराएगा, दिस विल हैव सम रोटेटिंग इफेक्ट, इट विल नॉट हैव translational effect as net force is zero, but it will have some rotational effect because torque is not zero. So let us see, actually these two forces form a couple, right? Two forces equal in magnitude and opposite in direction. So couple का net force तो zero होता है, but moment तो होता है. So let's say what is moment of this couple? Yeah, torque of this couple. Torque लिख देता हूँ. Torque is what? Force
into perpendicular distance. from the pivot. ये विड्थ समझो b है, तो फोर्स इनटू b, तो फोर्स कितना है, BIL into b. Now what is L into b? L into b is area. So ये फॉर्मूला बन गया, टॉर्क इज BI. ठीक है, सो टॉर्क कितना लग रहा है इस कॉइल पे, BIA. नहीं, will accept this without proof that even if it was not a rectangular coil, instead it was a coil of any shape, then also torque acting on it would be BIA. अगर ये ऐसा ना होता, कैसा, रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं होके किसी भी शेप का होता, सर्कुलर कॉइल होता ऐसा, राइट, या ऐसा 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 होता, सब में फॉर्मूला BI यही लगेगा. तो विल एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ. पूछोगे तो ऐसा बोल सकता मैं आपको, ये एक छोटा सा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका निकालो इसका निकालो इसका निकालो, तो ये सबका ऐड करते करते पूरा एरिया आ जाएगा, राइट. तो ऑल टुगेदर आई कैन ignore. So BIA is formula for torque acting on current carrying coil kept in a uniform magnetic field. A is area irrespective of the shape. Shape कुछ भी रहने दो, फॉर्मूला यही चले. अब सवाल ये आता है कि ये तो एक टर्न का हो गया, अगर इसमें ऐसे एक और एक और एक और एक और ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स, तो हर एक टर्न पे इतना ही टॉर्क लगता जाता है. तो if n be number of turns, तो फॉर्मूला क्या बन जाता था, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. बड़ा काम का फॉर्मूला है. देन इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हम लोग समझेंगे. तो टॉर्क का फॉर्मूला था NIAB. So torque in that case would be NIAB. BIA is formula for torque if there was only one turn. If there are n number of turns, then total torque becomes NIAB. समझा? So total torque is NIA. ये तो कुछ नहीं है बेटा, एक ही टर्न था, मतलब एक ही कॉइल था. कॉइल कभी तूने देखा होगा तो उसमें बहुत सारे टर्न्स रहते, तो पर्पस क्या है, एक टर्न का टॉर्क था BIA. ऐसे दो हो जाएंगे तो 2BIA, 3BIA, n टर्न्स है तो NBIA, वही NIN2 NIAB फॉर्मूला बन गया. दिस इज फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स. अभी भी नहीं समझा? समझ गया. ये हो गया. अब देखो, हाँ, अब कहानी कुछ ऐसी है, इसी कॉइल को ऊपर से देखते हैं, ठीक है. तो समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो वायर है, ऊपर से देखने में ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसा ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बराबर ना. ये जो वायर है ये ऐसा अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, ऐसा. तो ये ऊपर से देख रहा हूं, तो F1 इधर लग रहा था, F1 was BIL, F2 इधर लग रहा था BIL. एज अ रिजल्ट ये थोड़ा सा घूम गया, एज अ रिजल्ट ये थोड़ा सा घूमेगा. अब जैसे ही घूमेगा तो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस B नहीं रह जाएगा, चेंज हो जाएगा. नहीं मजा आया? जरा ध्यान से देखो. हाँ सर समझा. हेलो. हाँ, तो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, हाँ वो, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल जाएगा. देखना, ये तुम्हारा एंगल जो है ना, ये रहा तुम्हारा कॉइल, थोड़ा सा घूम गया, ऐसा कॉइल हो गया, ठीक है. ये कॉइल का नॉर्मल है, ये फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इधर बना देता हूं, ये थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा रखा था, घूम गया थीटा एंगल से. तो कॉइल का जो नॉर्मल है फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है. तो इन दैट केस ये है अपना F1, ये रहा अपना F2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला मैंने, तो ये नॉर्मल फील्ड के साथ बना रहा है. तो ये बनाएगा तुम्हारा कितना, ये लेंथ तुम्हारा B था, ये एंगल हो गया थीटा, ये थीटा.
कैसे? इसको अगर एक्सटेंड करोगे ना तो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस दिस इज थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो इस हिसाब से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बी है, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज बी, दिस इज एंगल थीटा, सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। तो फोर्स तो रहा बी आई एल इंटू बी साइन थीटा, एल इंटू बी, फिर वही घिसी पिटी चीज बी आई ए साइन थीटा, फिर फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फिर कहानी कहाँ पहुंची घूम के? एन आई ए बी साइन थीटा। सो टॉर्क का फॉर्मूला बना एन आई ए बी साइन थीटा, दिस इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क। So torque acting on current carrying coil is NIAB sin theta. समझा? हाँ सर। हाँ सर। ये फाइनल फॉर्मूला है। अभी इस पे मतलब आप थीटा की वैल्यू 90 कर दो, ऐसा वाला सिचुएशन, ऐसा ऐसा, तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, NIAB बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स 1 कर दो तो BIA बन जाएगा, IAB, राइट? सो NIAB sin थीटा इज फाइनल फॉर्म। हाँ सर। ओके, चलो अब देखो, इस टॉर्क के ऊपर एक डिवाइस है हमारे सिलेबस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गैल्वेनोमीटर। तो इसके ऊपर बना एक डिवाइस है जिसको कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसी के ऊपर बेस्ड है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वेरी वीडियो इंपॉर्टेंट सबको टॉपिक। अजीब बहुत सा दिख रहा है, फ्रीक्वेंटली सिर्फ मुझे ही दिख रहा है अजीब सा। सिर्फ तुझे बेटा, क्योंकि मुझे बहुत एकदम अच्छा लग बढ़िया रहा है दिख रहे हैं ये सर देख तो। के। वही ना, तेरा सर नेट क्या है मोबाइल बेटा? भी चेंज किया, वाईफाई भी चेंज किया, फिर भी नहीं हो रहा। सर थोड़ा बड़ा लिखो ना सर। जूम का मैंने सुना शायद वाईफाई में, एक तो यार इतना बड़ा लिख रहा हूं मैं, हैंडसम दिख दिख रहा रहे है हो कितनी सर सर। बार अच्छे बड़ा से। लिखता हूँ ऐसे। ओके चलो, लेट मी स्टार्ट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक बड़ा सिंपल सा डिवाइस है, उसको बोलते हैं करंट सेंसिंग डिवाइस, जिसके अंदर एक नीडल होता है, राइट? अगर ये 0 मार्क पे रहेगा, अगर इसके अंदर से करंट आपने पास किया, अगर इसके अंदर से करंट पास किया तो करंट सेंस करके डिफ्लेक्शन दिखाता है। सो ये सर है मूविंग कॉइल। हाँ जीरो तो बीच में रहता है ना सर? हाँ यार, गलती हो गई तो कहाँ पकड़ रहा बातों को, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। नहीं, वो सेंटर पढ़ा था कि जीरो पीछे भी जाता है गैल्वेनोमीटर भी इसके। होता है। हाँ नहीं बेटा, ऐसे गैल्वेनोमीटर भी देखे हैं मैंने, बाकी ये है कि सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर था। अब मेरे को बता, एमीटर में कहाँ रहता है नीडल? लेफ्ट में। एमीटर में नीडल कहाँ होता है? लेफ्ट में, जीरो पे रहता है ना, जीरो। हाँ तो अब एमीटर किससे बनता है? गैल्वेनोमीटर से। वो सब कैलिब्रेशन का हिस्सा रहता है, अपन कहीं भी शिफ्ट कर ले। इसको जीरो सेंटर्ड गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, हाँ, कुछ भी चल ठीक है। तो वो करता क्या है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच सेंसेस करंट, करंट सेंस करता है। अगर आपने इससे करंट पास किया तो फटक से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मोर इज द करंट, मोर इज द डिफ्लेक्शन, लेसर इज द करंट, लेसर इज द डिफ्लेक्शन, राइट? हाँ अच्छा है, भूल जाना। तो अगर डायरेक्शन उल्टा करोगे तो डिफ्लेक्शन भी उल्टा कर देता है, राइट? हाँ वही, यही तो मैं तो कह रहा अगर था। आपने सेंटर, हाँ सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर लिया अगर आपने, तो अगर आपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, अभी ऐसा रखने से इधर जा रहा था, ऐसा रखने से इधर जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी सेज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अब देखते हैं ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पे काम करता है। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके जी, क्या करते हैं लोग? दो
मैग्नेट लेते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, 2 मैग्नेट लिया ऐसा, ठीक है, ये ऐसा मैग्नेट, और एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, ठीक, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया ऐसा, ये ऊपर से दिखा रहा हूँ, ऊपर से ऐसा कॉइल, कॉइल एक्चुअली ऐसा है, ऐसा, राइट, इट इज वुंडेड ओवर अ मैग्नेटिक कोर। तो उससे क्या होता है कि जो फील्ड है वो हमेशा नॉर्मल बना रहता है, जो फील्ड है वो इसके मतलब नॉर्मल और इसके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाता है। जब ये घूमेगा ऐसे तो फील्ड भी आपका घूम जाएगा, राइट, ऐसे। तो थीटा आपका जीवन भर के लिए ये वाला थीटा कौन सा 90 बना रहेगा, किसके किसके बीच का, नॉर्मल ड्रॉन टू कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसा मिलेगा आपको। तो एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया मैंने, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा, राइट, एंड एक उसके अंदर कॉइल सस्पेंड की है ऐसा, ठीक, कॉइल के नॉर्मल और फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 बना रहेगा। तो जो टॉर्क वाला NIAB साइन थीटा है, ये थीटा हमेशा 90 रहेगा। इसके लिए इनने इंतजाम किए हुए हैं, क्या इंतजाम है, उसको एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोर के ऊपर वुंड करते हैं, so that field always remains मतलब इन द प्लेन। तो नॉर्मल और फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बना था। तो टॉर्क इज NIAB साइन थीटा, राइट, ये टॉर्क हो गया, आप लगाओ, तो थीटा 90 हो गया, तो टॉर्क इज NIAB। अब ये टॉर्क की वजह से ये कॉइल के साथ क्या होगा, ये टॉर्क इसको डिफ्लेक्ट करा रहा है, हाँ? तो क्या होगा, पहले ये टॉर्क यहाँ पे लग रहा था, ये ऐसा, ये ऐसा, तो घूम के ऐसा हो गया, ये ऐसा, फिर घूम के ये ऐसा हो गया, ये ऐसा। तो ये कॉइल क्या करेगा, इस कॉइल ने क्या करना है सर? रोटेट करेगा सर वो 90 डिग्री वाला नहीं समझ रहा सर। नहीं बेटा, हेलो। अभी पिछले केस में यहाँ पे इसीलिए मैंने ताजा ताजा समझा है। देख, जब ये फील्ड प्लेन के पैरेलल था, मतलब कॉइल का जो नॉर्मल था वो फील्ड के परपेंडिकुलर था, ठीक, तो थीटा 90 लिया था हमने और साइन 91 किया था, तो NIAB बन गया था। अब यही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो फील्ड, जब कॉइल ऐसा है ना तो फील्ड ऐसा है, जब कॉइल ऐसा हो जाएगा तो फील्ड भी ऐसा हो जाएगा, जब कॉइल ऐसा तो फील्ड भी ऐसा हो जाएगा। तो फील्ड जो है हमेशा इस सिचुएशन में रहेगा कि नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री, ऐसा एडजस्टमेंट वहां पर रहेगा। सर ये तो उसका हुआ ना सर, अभी भी नहीं समझा? मोटर का, AC मोटर, DC मोटर, उसका भी ऐसा ही रहता है ना सर? कुकर का, मोटर का रहता तो कुछ कुछ ऐसे ही बेटा, हाँ हाँ भाई, कुछ कुछ वही रहता है। वो सर, लेकिन वहां पे 90 डिग्री होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री होना इंपॉर्टेंट बेटा। ये वही प्रिंसिपल है, ये मोटर वाला ही प्रिंसिपल, बस वहां पे कॉम्प्लिकेशंस अलग होती थी। वहां पे वो स्प्लिट रिंग लगाओ, ये करो, वो करो, यहाँ पे वो सब झंझट नहीं है। यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, मुझे इसको कंटिन्यूअसली घुमाना ही नहीं है। अभी मेरा अगला बीच में टोक दिया, तो अभी इस पे जो कॉइल पे जो टॉर्क लग रहा है, इस हिसाब से तो बेचारा जीवन भर घूमता ही रहेगा। तो ये तो मोटर जैसी चीज हो गई, ये मेरे को नहीं चाहिए। मैं अब क्या करूंगा, इसको पिछले बार जो हमने तो बोला ना स्प्लिट रिंग लगा के हमने घुमाया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। इस बार एक स्प्रिंग से ऐसा सस्पेंड करूंगा, और स्प्रिंग होगी, फिर उसके बीच में कॉइल होगी, फिर उसके नीचे स्प्रिंग होगी, ऐसे कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा। ये ऐसा करंट इन होगा, ये स्प्रिंग होगा, ये कॉइल लगी होगी, ऐसा कॉइल कॉइल घूम के, फिर ऐसा ऐसा करके ऐसा, तो यहाँ से करंट इन होगा, ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, फिर यहाँ से करंट आउट होगा। तो ये कॉइल जब रोटेट होने लगेगी तो स्प्रिंग में टॉर्शन आएगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो स्प्रिंग में टॉर्शन आएगा, और जैसे
आपको फोर्स कांस्टेंट वर्ड याद हो, वैसे यहाँ पे टॉर्शन कांस्टेंट होता है। जैसे स्प्रिंग के एक्सटेंशन के टाइम में एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इज माइनस के एक्स होता है ना, वैसे जितना ज्यादा रोटेट करते हैं आप उसमें उतना टॉर्शन आता है। तो यहाँ पे टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा and to be precise torque is equal to mu theta and in fact minus mu theta to say that it is restoring torque। तो मेरे पास आ गए दो टॉर्क, एक आ गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, राइट, और इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। देख लो समझा कि नहीं। सो दो टॉर्क है अपने पास, एक है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक है रीस्टोरिंग टॉर्क। हेलो, हाँ सर समझ रहा हूँ। हाँ, तो अपने पास है दो टॉर्क, एक है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और दूसरा है रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ते जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फिक्स पड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता ऐसा कभी तो होगा कि वो वहां पे जाकर रुक जाएगा, मतलब सॉरी दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया एंड फील्ड, बट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो थीटा के बढ़ने से बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा एट सम एंगल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NIAB is equal to mu theta। तो थीटा इज NAB by mu into I, या I is equal to mu upon NAB theta, ठीक, whatever, दोनों एक ही बात है। This is a constant, तो I is directly proportional to theta and as usual मेरा फेवरेट चीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमेशा बोलते हैं हमें दिस इज एसेंस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एसेंस ऑफ साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। ये ना होता तो बहुत सारी थ्योरीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, मेजरमेंट ही खराब हो जाता। तो I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये रहा वो जादू जिससे हम बनाएंगे गैल्वेनोमीटर, सॉरी एमीटर, वोल्ट मीटर सब बनेगा। मतलब इसका क्या है, जितना ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, एंड नॉट ओनली जितना ज्यादा मतलब ज्यादा, अगर डबल द करंट डबल वुड बी डिफ्लेक्शन, ट्रिपल दिस द करंट ट्रिपल वुड बी द डिफ्लेक्शन। तो जितने फोल्ड्स करंट बढ़ेगा और जितने फोल्ड्स करंट बढ़ेगा उतने फोल्ड्स डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। So I is directly proportional to theta. More is the, not more, number of times you increase the current, number of times deflection increases, ठीक। तो I is proportional to theta, ये है हमारे काम की चीज। एक बार फिर चेक कर लो, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो I'll explain again, फिर इसके अंदर घुस के देखते हैं हम लोग इससे एमीटर कैसे बनेगा और वोल्टमीटर कैसे बनेगा। बोलो भी यार, नहीं समझ में आया कोई पार्ट तो एक्सप्लेन भी करूं, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, ये भी नहीं बता रहा कि आ गया तो आगे बढ़े। सबको एहसास, समझा? एहसास तो आता ही है। हाँ सर समझा। ओके, सो ये हो गया आपका कहानी गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब दिखाते हैं इसमें ये क्या खास चीज है। डिफ्लेक्शन जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब समझना, मैंने ये रखा है गैल्वेनोमीटर का नीडल, ये 0 मार्क किया मैंने। अगर मैंने कुछ करंट पास किया, हाँ सपोज करो मेरे को पहले से पता 2 एम्पियर है और डिफ्लेक्शन दिखाया समझो यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री डिफ्लेक्शन आता है 2 एम्पियर पे। एक कोई तो करंट कुछ पास हुआ, मैंने देखा डिफ्लेक्शन आया 60 डिग्री, तो मुझे पहले से पता कि करंट 4 एम्पियर है। ये कहानी है इसकी, नहीं समझा?
एक पर्टिकुलर करंट के लिए डिफ्लेक्शन मैंने चेक कर लिया, कहीं से नॉन करंट लेके आया मैं 2 एम्पियर का और उससे 30 डिग्री डिफ्लेक्शन आया, कहानी खत्म हो गई। अब मैंने क्या देखा, एक बार डिफ्लेक्शन था 40 डिग्री, मुझसे किसी ने पूछा यार ये 40 डिग्री पे करंट कितना जा रहा होगा यहाँ से, मालूम नहीं हुआ, तो 30 डिग्री पे 2 है तो 40 डिग्री पे 2.67 होगा, 2/30 into 40, तो 8/3 that is 2.67, तो आंसर हो गया 2.67। किसी ने बोला अरे भाई मैंने डिफ्लेक्शन देखा है 75 डिग्री आया, कितना आया 75 डिग्री, तो उसने पूछा मेरे से तो करंट कितना हुआ, मैं कहा अभी बताता हूँ। 30 डिग्री पे 2 एम्पियर था तो पर डिग्री आपका 2/30 हो गया, तो 75 पे कितना हो गया इंटू 75 हो गया, तो 75 2 से आपका 150 हो गया, 1/35 एम्पियर हो गया, तो आंसर हो गया आपका 5 एम्पियर। तो ये है खास चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना मतलब क्या, ये एक डबल तो दूसरा डबल, एक ट्रिपल तो दूसरा ट्रिपल, एक 5 टाइम्स तो दूसरा 5 टाइम्स, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। और यही प्रॉपर्टी, यही प्रिंसिपल बना मूविंग कॉइल